यस, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द सेंस भारत की विदेश नीति। तो बेसिकली भारत की विदेश नीति पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें विदेश नीति को समझना होगा कि विदेश नीति है क्या। तो सही मायने में विदेश नीति तो एक दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, और एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हमें ये बताता है कि हमें अपने नेबरहुड जो सोवरेन स्टेट्स हैं, जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, नेबरहुड नेशंस हैं, उनके साथ हमारे क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं और उनके साथ हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनसे हमारे क्या क्या ट्रेड्स फिक्स हुए हैं, क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल स्तर पर या नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट है। दैट इज़ कॉल्ड, वो क्या है, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति है। अब अगर हम भारत की विदेश नीति की जो है फाउंडिंग की बात करें कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति का फाउंडर कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पीटी नेहरू, ये जो है भारत की विदेश नीति के फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने 1947 में भारत की विदेश नीति की स्थापना की थी। इज दैट क्लियर। अब 1947 से लेकर के 1962 तक, चूँकि हमारी जो पॉलिसी है, भारत की जो विदेश नीति है, वो बड़ी तटस्थ जो है वाली नीति है, जिसमें हम नॉन अलाइंड होते हैं। नॉन अलाइंड का मतलब हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, हमेशा एकांकी रहना पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर। हमें दूसरे के मामलों में ज़्यादातर इंटरवेन करने की आदत नहीं है। इज दैट क्लियर। तो चूँकि हम इंटरवेन नहीं करते हैं, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, गुट निरपेक्ष रहते हैं, तो कई बार हमारी इस पॉलिसी को शायद कुछ लोगों की का दृष्टिकोण रहा होगा, कुछ देशों का दृष्टिकोण रहा होगा कि यार भारत तो डरता है, किसी के मामले में बोलता ही नहीं है। तो उसका ही हमें जो है 1947 से लेकर 1962 में हमें ये देखने को मिला कि चीन ने हम पर एक जो है क्या वार इम्पोज कर दिया, एक हम पर युद्ध थोप दिया। तो इस नीति में फिर बदलाव आया। 1964 में फिर हमने अपनी नीति को चेंज किया, हमने जो है क्या डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिए। तो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ 1964 में अमेरिका के साथ, रक्षा सौदा जिसको कहते हैं, राइट। और इसके बाद ये जो है 1971 तक फिर हमने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की, फिर 20 साल चली 1991 तक, और इसके बाद हम डे बाय डे इंक्रीज करते गए, अपनी पॉलिसीज़ का विकास करते गए, डेवलपमेंट करते गए अपनी पॉलिसीज़ में। अब पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट करते गए तो आज हम वैश्विक स्तर पर एक विश्व गुरु बनने की राह में चल रहे हैं। और आज की हमारी पॉलिसी ये है कि यदि अगर हमें ज़्यादा किसी चीज़ का लाभ लेना है तो थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम भी उठाना होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक स्टेटमेंट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। जहाँ पर रिस्क नहीं होता है वहाँ पर गेन भी नहीं होता है, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर गेन भी ज़्यादा होता है। तो भारत की विदेश नीति को समझने के लिए, विदेश नीति तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि विदेश नीति इनफैक्ट है क्या। विदेश नीति एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ जो कन्वेंशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, और उन एग्रीमेंट्स को हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है, फुलफिल करना होता है। अब भारत की विदेश नीति पर इन डेप्थ चर्चा करने से पहले भारत की विदेश नीति को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ों को समझना होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया के फिर नेबर कंट्रीज़ हैं, राइट। क्यों भाई, ये इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया की नेबर कंट्रीज़ से जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में, अगर हम अपनी बात करें व्यक्तिगत, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, am I right और रॉन्ग। कुछ हमारी गली में ही रहते हैं, कुछ हमारी गली के पीछे रहते हैं, राइट। कुछ 4 गली छोड़ के रहते होंगे। तो यहाँ पे नेबर्स का मतलब वो भी सब पड़ोसी ही होते हैं, राइट।
अब पड़ोसी से हमारे दो तरह के संबंध होते हैं, बल्कि तीन तरह के संबंध कहेंगे। अगर हमारा नेबर है तो उससे हमारा जो है कितने तरह का संबंध होगा? तीन तरह से संबंध होगा। एक तरह का संबंध, उससे हमारी फ्रेंडशिप होगी। क्यों भाई? पड़ोसी है तो फ्रेंडशिप हो सकती है। और जब अगर फ्रेंडशिप होगी तो हमारा कुछ क्या होगा? फ्रेंडशिप में उससे कुछ लेन देन भी होगा। कुछ फ्रेंड हमसे कमा रहा होगा, कुछ हम फ्रेंड से कमाने की कोशिश कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? हमारी उससे फ्रेंडशिप होना, ये हमारी विदेश नीति का एक हिस्सा है। अगर हम इंडिया जो है अपनी नेबर कंट्री से किसी भी तरह का रिलेशन रखता है, मतलब फ्रेंडशिप रखता है, और उसके साथ किसी भी तरह का ट्रेड करता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ और फॉरेन पॉलिसी। ये हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी का क्या है? एक हिस्सा है, और इनफैक्ट यही हमारी विदेश नीति है। तो एक तरह का तो ये है हमारा नेबर, जिसके साथ हमारे जो है क्या है? फ्रेंडली रिलेशंस हैं। और जहाँ फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस में कुछ लेन देन, कुछ व्यापार, अगर हम कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं, कुछ फ़ायदा करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, तो साझा व्यापार भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? वो व्यापार साझा ही होता है। साझा का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक ही दुकान पे एक ही जगह पे बैठे हैं। साझा का मतलब ये भी होता है कि हम कुछ उनको दे रहे हैं और वो हमसे कुछ ले रहे हैं। कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक रिलेशंस तो ये हुआ हमारे पड़ोसी से। सेकंड रिलेशंस क्या होता है? इससे हमारी ना तो फ्रेंडशिप होती है, ना हमारी दुश्मनी होती है। राइट? नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ये दूसरा पड़ोसी है, इससे हमारी ना तो दोस्ती है और ना ही क्या है? दुश्मनी है। इज दैट क्लियर? तो ना, जब दोस्ती भी नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जिससे हमारी दोस्ती नहीं है, जिससे हमारी दुश्मनी नहीं है, तो उससे हमारी क्या है? नमस्कार बरकरार है। इज दैट क्लियर? जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं यार राम राम श्याम श्याम तो बरकरार है। अगर हम आमने सामने आ गए तो नमस्कार, नहीं आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक तो हमारा, ये भी हमारी विदेश नीति है कि हम उससे ना दोस्ती रखते हैं ना दुश्मनी रखते हैं। यहाँ पर ये भी हमारी एक विदेश नीति है। एक जो है हमारा नेबर ऐसा है जो क्या करता है? जिससे हमारी दुश्मनी। राइट? अब ये हमारा एनिमी जो है दुश्मनी, इससे हमारी ये एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, शत्रु है। अब शत्रु से तो जो संबंध होता है ये हमारा क्या है? शत्रुता वाला संबंध है। अब शत्रुता वाला संबंध है तो शत्रुता के कुछ ग्राउंड होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे जिन ग्राउंड पर हम उससे शत्रुता रखते हैं या वो मुझसे शत्रुता रखता है। तो उन ग्राउंड पर जो हमारी, ये भी हमारी विदेश नीति का पार्ट है, उससे संबंध तो है, दोस्ती का ना सही, दुश्मनी का ही सही। अब संबंध है इससे भी। अब संबंधों में ये देखना है कि ये किन किन ग्राउंड पर हमारा शत्रु है और किन किन ग्राउंड पर हमारा मित्र है। क्योंकि शत्रु कभी पूरी तरह से शत्रु नहीं होता है, जो एनिमी होता है वो कभी पूरी तरह से एनिमी नहीं होता है। जैसे कि हमने कल के सेशन में बताया था कि चाइना और भारत और चाइना के संबंधों को जब कभी हम देखेंगे तो कुछ मामलों में वो हमारा शत्रु नज़र आता है, तो दूसरे पहलू पर वो हमारा मित्र भी नज़र आता है। जैसा कि हमने कल बताया था कि अगर हम भारत और चाइना के बीच के संबंध की बात करें तो भारत और चाइना, जब हम LAC पर बात करते हैं, उसकी इम्पेरियलिज्म मतलब उसकी साम्राज्यवादी नीति की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा साम्राज्यवाद को प्रोपोगेट करता है, वो हमेशा जो है साम्राज्यवाद को प्रमोट करता है। तो साम्राज्यवाद के तहत वो जैसे हमारी LAC पर या भारत की अक्साई चीन की लगभग 1.5 लाख किलोमीटर लैंड उसने कब्जा कर रखी है, तो उस ग्राउंड पर जो है वो हमारा क्या है? एक शत्रु है। राइट? LAC पर बार बार वो अटैक करता रहता है साम्राज्यवादी नीति के तहत, तो वो वहाँ पर हमारा शत्रु है, क्योंकि उस ग्राउंड पर हम उसको जो है क्या करते हैं? अपोज करते हैं। राइट?
उस ग्राउंड पर हम उसको हर जगह जब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा भारत की तरफ और साम्राज्यवादी नीति के तहत, तब तब भारत उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करता है, अब जवाब देता है। तो वहाँ पर उस मैदान में, उस ग्राउंड पर चाइना हमारा शत्रु है, दुश्मन। लेकिन दूसरी तरफ जब जैसे ही हम दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं कि भाई जलवायु और पर्यावरण की सुरक्षा की बात को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर वो हमारा मित्र नज़र आता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के मामले में वो हमारे साथ खड़ा है। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर चाइना हमारे साथ खड़ा है, तो वहाँ पर हमें मित्र नज़र आता है, राइट। अब दूसरी तरफ जैसे ही हम फिर एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे होते हैं, जब हम परमानेंट मेंबरशिप लेने जा रहे होते हैं, भारत को जब एक स्थायी सदस्यता मिलने की बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर चाइना हमारे अगेंस्ट अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है, राइट। और जैसे ही वो वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो हमारी सदस्यता जो है, स्थायी सदस्यता क्या हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है। और हम चाइना की वजह से ही आज तक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए। इज दैट क्लियर? ये वाली बात तो पता है कि नहीं पता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें चर्चा भी करेंगे। तो वहाँ पर जब हम देखेंगे यूएनएससी में, तो यहाँ पर चाइना हमें एक बार फिर अपना क्या नज़र आएगा, शत्रु नज़र आएगा। लेकिन जब भारत और चीन के बीच के संबंध मित्र शत्रु वाले चल रहे हैं, अब इसी बीच जब हम भारत और रसिया की दोस्ती की तरफ देखते हैं, भारत और रसिया की, क्योंकि हमारा जो है रसिया के साथ बड़ा पुराना संबंध है, हमारे बड़े अच्छे संबंध है रूस के साथ, हमारा अच्छा मित्र है, हमारा शुभचिंतक है। इज दैट क्लियर? तो जब हम भारत और रसिया के संबंधों को देखेंगे तो उस ग्राउंड पर भी चाइना हमारा मित्र नजर आएगा। पूछिए कैसे? हमारे तो रूस के साथ बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत अच्छी मित्रता है, और चाइना जो है रूस के साथ मित्रता के संबंध क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जैसे ही चाइना के संबंध, चाइना की रूस के तरफ बढ़ती हुई दोस्ती या दोस्ती की तरफ बढ़ते हुए कदम को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा वो झुकाव भी मानना पड़ता है, और हमें ये भी मानना पड़ता है कि चाइना भी हमारा क्या है, दोस्त है, दुश्मन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि एक जो है प्रिंसिपल होता है एक ह्यूमन लाइफ में कि मित्र का मित्र भी अपना क्या होता है, मित्र होता है। जैसे एक तो हमारा मित्र है ही, और मित्र का जो मित्र है, फ्रेंड का जो फ्रेंड है, वो भी हमारा फ्रेंड है। तो जब हम उस ग्राउंड पर जा कर के देखेंगे तब वो हमें क्या नज़र आएगा, अपना फ्रेंड नज़र आएगा, मित्र नज़र आएगा। लेकिन जब हम भारत के यूएसए के साथ संबंध जोड़ करके देखेंगे, भारत और अमेरिका के साथ, तो भारत के संबंध अमेरिका से भी है, दोस्ती भी है, राइट। तो दोस्ती में वो अपनी अमेरिका अपनी चालें बहुत सारे देशों के साथ चलता रहा है, हमारे साथ भी चलता है, लेकिन मित्रता है। लेकिन जब हम देखेंगे हमारे और अमेरिका के बीच क्या है, मित्रता है, दोस्ती है। लेकिन जब हम चाइना और अमेरिका के संबंधों को देखेंगे तो इन संबंधों में जो है सिया सुन्नी की तरह तलवार खिंची रहती है। चाहे वो वैश्विक अर्थ शक्ति बनने के तौर पर हो, या सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बनने की या महाशक्ति बनने की होड़ हो, तो कुल मिलाकर चाइना की और अमेरिका के साथ अगर कोई कंपटीशन है तो वो एक आर्थिक शक्ति बनने की का कंपटीशन है। तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो देखेंगे अमेरिका और चाइना दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने पर लगे रहते हैं, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे रहते हैं। तो जब हम अमेरिका के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मित्र का शत्रु भी क्या होता है, अपना ही शत्रु होता है। तो वहाँ पर चाइना हमको जो है क्या नज़र आएगा, शत्रु नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि मित्र, शत्रु और भारत की विदेश नीति। इज दैट क्लियर? अब भारत की विदेश नीति पर और गहन चर्चा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा,
तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया की जो भी नेबर कंट्रीज हैं, इनसे हमारी या तो मित्रता है या हमारी शत्रुता है, और या फिर कुछ नहीं है। ना वो हमारे मित्र हैं ना वो हमारे शत्रु हैं, और कुछ ग्राउंड पर कुछ कंट्रीज, कुछ ग्राउंड पर हमें वो मित्र भी नज़र आती हैं, कुछ ग्राउंड पर वो हमें शत्रु भी नज़र आते हैं। इज दैट क्लियर? तो भारत की विदेश नीति क्या है ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, और जिस डॉक्यूमेंट्स में हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स को हमें एक दूसरे के प्रति जो है क्या है, उन एग्रीमेंट के बिहाफ पर या उन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक दूसरे के प्रति जो है क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। और भारत की जो पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी है, ये साम्राज्यवादी नीति का जो है विरोध करती है। इज दैट क्लियर? तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम साम्राज्यवाद को का जो है क्या करते हैं, अपोज करते हैं। राइट? अच्छा, अपोज क्या, जो हमारी विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, वो है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारी विदेश नीति का है, वो नेशनल इंटरेस्ट है कि राष्ट्र का हित कितना ज़्यादा हम करें, या ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रहित कैसे किया जाए। राइट? अब राष्ट्रहित कहाँ पर छुपा होता है, किन किन बिंदु पर आप राष्ट्रहित देखते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, इंडियन जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति, भारत की जो कूटनीति है, तो हम अपनी कूटनीति पर ज़्यादा जोर देते हैं, और भारत की कूटनीति इतनी स्ट्रांग है कि हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इज दैट क्लियर? मीन्स हम अपनी डिप्लोमेसी या इंडियंस डिप्लोमेट इतने अच्छे हैं या इतनी मतलब स्ट्रांग हैं कि वो किसी भी देश में जाकर के अपनी बात मनवाने में क्या है, सक्षम। अब देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बात मनवाने वाले। एक तरह के वो लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, मतलब हाथ पैर जोड़ लें कि साहब मानी जाओ। इज दैट क्लियर? दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो हाथ में डंडा रखते हैं और कहते हैं कि मानोगे या नहीं मानोगे। राइट? और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं कि ना तो वो झुकेंगे, ना तो वो झुकेंगे और ना ही हाथ में डंडा लेकर के किसी को झुकाएंगे, जो कि हमारी इंडियन डिप्लोमेसी है। हमारी इंडियन डिप्लोमेसी किसी को फोर्स करने में विश्वास नहीं करती है। हम कहते हैं हमारी डिप्लोमेसी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, युद्ध हमें करना ना पड़े, और कमज़ोर आप हमें मानो मत। अगर हम युद्ध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम अपने आप को ये भी प्रोपोगेट करते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हम शांत हैं, और हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और ये शायद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के भाषणों में भी आपने सुना होगा कि हम धैर्य धारण किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये भारत का धैर्य ही है, भारत की कमजोरी नहीं है। जिसको आप भारत की कमजोरी समझते हो, इनफैक्ट वही भारत की ताकत है। क्योंकि जब हम पेशेंस रखते हैं तो हमारी जो है वो ताकत बढ़ती है। हमारी डिप्लोमेसी क्या है? हमारी डिप्लोमेसी क्या है कि एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुए हैं उस एग्रीमेंट में राष्ट्रहित में अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, ये हमारी
डिप्लोमेसी है। सेकेंड थिंग, अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सोवरेन स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अब देखिए 2 या 2+ सोवरेन स्टेट्स के बीच अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आमतौर पर आपने देखा होगा एक तो बन जाता है एक्सिस पावर और दूसरा होता है अलाइड पावर। या तो एक देश के बीच चल रहा होगा, मान लीजिए कोई एक देश है 1+1 हो गया, अब इस एक देश के अगेंस्ट में +1+1+1 बहुत सारे आते चले गए, तो ये तो अब ये तो हो गया एक अकेला और इसके अगेंस्ट बहुत सारे देश जो है क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। जैसे कि इस समय देख रहे हैं आप, रसिया के अगेंस्ट जो है क्या है, रसिया के अगेंस्ट क्या खड़ा है, नेटो हैं। और ये इस प्रेजेंट सिनेरियो में वर्तमान समय में नेटो 31 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये अलाइड है, राइट। और भारत से भी कहा जा रहा है कि आप नेटो में शामिल हो जाओ। भारत कहता मैं क्यों शामिल हो जाऊं, मुझे क्या पड़ी है, क्योंकि भारत की जो भूमिका है वो क्या है, न्यूट्रल है। भारत हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखता है, तटस्थ रखता है कि भाई हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, ये आपका जो है और उनके रसिया के बीच का विवाद है। अगर आप कहीं पर आपको लगता है कि मेरे इंटरवेन की आवश्यकता है, मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो हम नेटो में शामिल होकर के या रूस के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ करके नहीं शामिल होंगे, ना हम रूस के साथ हैं ना आपके साथ हैं। इज दैट क्लियर। हमारी जो हमारा रोल है वो हम न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल रह करके भी हम अगर हमारा इंटरवेन कहीं पर होता है तो हम तो भाई बात पीस की करेंगे, क्योंकि पीस जो शांति है उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जो भारत की डिप्लोमेसी है ये न्यूट्रल वाली है, और न्यूट्रल रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट में सिर्फ आर्थिक लाभ ही कमाना नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट में ये भी होता है कि हम अपनी जो नेशनल बाउंड्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी की भी बात करता है कि देखिए हम तटस्थ हैं, हम किसी के मामले में इंटरवेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का, भारत की बाउंड्रीज का वायलेशन करने का प्रयास किया तो फिर भारत जवाब देगा। इज दैट क्लियर। तो हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज की सिक्योरिटी, अच्छा बाउंड्रीज के अंदर, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रह रहे लोग मतलब भारत की आम जनता। इज दैट क्लियर। तो भारत की पब्लिक की सिक्योरिटी की भी बात करता है। यही हमारी डिप्लोमेसी है, यही हमारी विदेश नीति है। भारत जब अपनी विदेश नीति में के जो ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्टिव है भारत की विदेश नीति का कि भारत में रह रहे, भारत की सीमाओं में रह रहे भारत के लोग, और नॉट ओनली विद इन इंडियन टेरिटरी रिजाइडिंग इंडियंस, मतलब ये केवल भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे भारतीय ही नहीं, भारत की सीमाओं के बाहर एब्रॉड किसी दूसरे देश में भी अगर भारत के नागरिक रह रहे हैं तो उनकी भी सुरक्षा की बात करती है हमारी विदेश नीति। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारे विदेश नीति के जो डायमेंशंस हैं, बहुत तरह से डायमेंशंस हैं, हम बहुत तरीके सोचते हैं। हम नेशनल यूएनएससी में हम नेशनल सिक्योरिटीज़ की जब बात आती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज़ की, तो हम भारत अपनी बाउंड्रीज की सिक्योरिटी की भी बात करता है, फिर बाउंड्री के अंदर रह रहे लोगों की सिक्योरिटी की बात, और फिर बाउंड्री से बाहर मतलब एब्रॉड रह रहे जो लोग व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अब इसी में देखिए हमारा, हमने क्या कहा था, ये हमारी डिप्लोमेसी है, और इसी डिप्लोमेसी में हमारा जो है क्या छुपा हुआ है, इसी में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, यही हमारा राष्ट्रहित है। कुल मिलाकर के अगर हमारे देश के अंदर रह रहा व्यक्ति अगर सुरक्षित है और डेवलप है, और देश के बाहर रह रहा व्यक्ति अगर सुरक्षित है और डेवलप है, तो यही तो हमारा राष्ट्रहित है। इज दैट क्लियर। तो राष्ट्र हितों की बात हम करते हैं कैसे रह करके, न्यूट्रल रह करके। हम एलाइड नहीं होते हैं, हम किसी गुट के पार्ट नहीं बनते हैं, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है नॉन अलाइड। हम किसी के साथ अलायंस में नहीं आते हैं,
और ये हमारी भारत की जो है क्या है, विदेश नीति है। तो भारत की विदेश नीति को समझने का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मोर एंड मोर जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है ये समझ में आ गया कि, और दूसरी चीज इंपीरियलिज्म का विरोध करना और नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन की बात करना और नेशनल बाउंड्रीज की सिक्योरिटी की बात करना, ये हमारी विदेश नीति के जो प्रमुख अंग हैं। जब कभी आप यूपीएससी का एग्जाम लिखें, यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जामिनेशन जब लिखें, तो इन तमाम एंगल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि आपने अक्सर देखा होगा जब कभी आप किसी एक लेमैन से जाकर के, जो कि हमारी मीडिया अक्सर करती है, मीडिया भी कम कलाकार नहीं है, कहीं भी जाकर खड़े होकर के किसी से भी पूछ लेती है, भाई साहब नेटो ने जो है पूरी तरह से अब रसिया को घेर लिया है और पूरे नेटो जो है इकट्ठे होकर के रसिया पर अब हमला करेंगे, और चूंकि रसिया हमारा दोस्त है तो भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है और पत्रकार पूछते हैं लोगों से जाकर के। अब आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जो फैक्ट्री से बाहर निकल करके आ रहा है, 8 घंटे 12 घंटे काम करके फैक्ट्री से बाहर आ रहा है, या उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जो सीधी सादी एक ज़िंदगी जी रहा है, बस अच्छे कपड़े, अच्छे कार, अच्छा बिजनेसमैन होगा, जिसको भारत की विदेश नीति के बारे में पता ही नहीं। वो कहेगा अरे रसिया हमारा दोस्त है, रसिया ने हमारे किन किन मौक़ों पर साथ दिया है, रसिया ने हमारे उस लड़ाई में साथ दिया, वो सुनी सुनाई बातें सब करते ही हैं। क्योंकि भले ही वो बिजनेसमैन है लेकिन रहता वो भारत में रहा है, लोगों से बातें तो सुनता है, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ तो देखता है। अब न्यूज़ भी देख करके वो न्यूज़ की गहराई तक तो कोई जाता नहीं है, न्यूज़ की गहराई तक आज तक कोई नहीं जाता है। न्यूज़ की गहराई तक बस इतनी उनकी गहराई है कि न्यूज़ एंकर ने ये बोल दिया कि इस मुद्दे पर भारत के साथ आया रसिया, तो बस न्यूज़ जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए इतनी न्यूज़ काफ़ी है कि भारत के साथ रसिया खड़ा हो गया। लेकिन किस मामले में खड़ा हुआ ये, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना सिर्फ इतना है कि न्यूज़ एंकर ने कहा है और ये नेशनल चैनल पर चल रहा है। ये न्यूज़ जो है कहाँ चल रही है? नेशनल चैनल पर चल रही है, आज तक पे चल रही है, एबीपी पे चल रही है, एनडीटीवी पे चल रही है, या रवीश कुमार साहब ने ऐसा कहा है, तो उसके हिसाब से वो अपना परसेप्शन बनाते हैं। और परसेप्शन क्या बनाएंगे? फिर उनसे पूछो कि भाई इस समय यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच नेटो ने जो है रसिया को घेर दिया है, तो उनका जवाब होगा कि भारत को जो है रूस के साथ खड़े हो जाना चाहिए, भारत को रूस के साथ अपनी सेनाएं भेज देनी चाहिए। नहीं, अब आप एक बात बताइए, रूस से हमारा कुछ हित है? चाहे अभी हम उनसे पेट्रोलियम लेने लगे, नेटो के लाख मना करने के बाद हमने उनसे पेट्रोलियम और गैस का जो है सौदा कर लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, इतनी सी बात के लिए क्या हम जो है यूरोपियन कंट्रीज से भी तो हमारे बहुत सारे कंट्रीज से रिलेशंस हैं, ब्रिटेन से एक अलग टाइप के रिलेशंस हैं, यूएसए से अलग टाइप से रिलेशंस हैं, राइट? ब्रिटेन, यूएसए हैं, और इन तमाम कंट्रीज से हमारे किसी न किसी टाइप के रिलेशंस हैं कि नहीं हैं? और इनसे हम कुछ ना कुछ इनसे लेते हैं और कुछ ना कुछ इनको हम देते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। तो जहाँ पर हमारा, तो क्या हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा व्यापार ठप कर लें? नहीं। तो हमारी डिप्लोमेसी कहती है कि वी आर न्यूट्रल, हम न्यूट्रल हैं। हम अगर हमारा कोई इंटरवेन होगा तो हम वहाँ पर, हमारा इंटरवेन ये है कि हम युद्ध रोकने की बात करेंगे, क्योंकि पीस का कोई अल्टरनेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये लोगों का परसेप्शन है, वो तुरंत कह देंगे हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा, गलवान घाटी में जो हमारा चाइना से लगा हुआ है, भारत से लगा हुआ है, भारत और चीन की सीमाएं हैं जिसको हम LAC कहते हैं, गलवान घाटी में हमारे और चाइना के जवानों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई, हमारे जवानों ने उनको पीट दिया, या हमारे जवान पहले कभी एक बार पिट गए थे, दूसरी बार में उन्होंने ठीक कर दिया। अब इसके बाद आप किसी लेमैन से जाकर के पूछो
कि भारत को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भारत को चाइना पर हमला कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए चाइना पर हमला? डिप्लोमेसी ये कहती है कि पहले जो हमारे भारत की जो कूटनीति है, कूटनीति कहते हैं पहले वार्ता करो, पहले वार्ता करो, एक चाहे वो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में बैठ करके हो या डिप्लोमेट आपस में डिस्कस करें, चाहे वो विदेश नीति जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, भारत के विदेश मंत्री, या तो ये आपस में बात करें, या चाइना के या उनके रक्षा मंत्री आपस में बात करें, या हमारी सेना के कमांडर, कोर कमांडर्स जो होते हैं, कमांडर लेवल की एक मीटिंग हो, उस मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा और इस डिस्प्यूट को यहीं पर रिजॉल्व करना है, राइट। क्योंकि युद्ध हर चीज का जवाब नहीं है, हर बात का जवाब युद्ध नहीं है। तो यहां पर डिप्लोमेसी एंड वार दो विकल्प हैं हमारे पास। अब वार में हमने कल के भी सेशन में एक बात बताई थी कि वार जो है दो तरह के देश होते हैं, एक तो वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, एक होते हैं हार्ड। तो इंडिया जो है एक सॉफ्ट है, इंडिया एक सॉफ्ट कंट्री है। ये हर चीज का जो सलूशन है या रेजोल्यूशंस है उसको कैसे निकालना चाहता है? थ्रू डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत के द्वारा, कूटनीति के द्वारा अपना मतलब और अधिक लाभ ये सब कमाना चाहता है डिप्लोमेसी के द्वारा। अब कुछ कंट्रीज जो हैं वो बड़ी हार्ड होती हैं, हार्ड इन नेचर, लाइक यूएसए, लाइक रसिया या लाइक ब्रिटेन। ये वो कंट्री हैं जिनका जो है हित युद्ध में ही छिपा होता है। ये हर चीज का सलूशन, ये कंट्रीज हर चीज का सलूशन किससे निकालते हैं? वार से। अब अगर इनकी जो है इकोनॉमी क्रैश हो जाए या क्राइसिस में आ जाए तो भी ये युद्ध विकल्प सोचने लगते हैं। क्यों विकल्प सोचने लगते हैं? सोचते हैं यार युद्ध नहीं हो रहा है तो ये युद्ध कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनके आर्म्स, एम्यूनिशंस, डिफेंस सिस्टम वो सब मार्केट में आ जाएगा, मार्केट की बाजार गर्म हो जाएगी और इनकी जो है इकोनॉमी फिर से ग्रो हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हार्ड कंट्रीज हैं, ये वार में ही अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं, और जबकि हम क्या हैं? हम एक सॉफ्ट कंट्री हैं। हम वार में नहीं, हम बातचीत में अपनी जो विदेश नीति है हमारी, उस नीति के तहत अपना इंटरेस्ट सर्च कर लेते हैं। और ये चीज़ें हमें जब आपको समझ में आ जाएंगी, डिप्लोमेसी और जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट, और इसका डेवलपमेंट है, मतलब हमारी विदेश नीति का विकास, ठीक है, और इसका जो हमारी फर्दर जो प्रोस्पेक्टिव्स है, जो हमारी सोच है, उस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं और कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे। अगर हम इन तमाम बिंदुओं पर जो है जब हम गहन चर्चा कर लेंगे, कुछ टर्म्स पर चर्चा कर लेंगे, तो हमें विदेश नीति समझ में आ जाएगी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो हमारा जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारा वीडियो नहीं देखा है वो इसके पहले का वीडियो भी जरूर देखें। इसमें हमने जो है क्या दिया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं। और आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के बारे में बताने का प्रयास किया है, जो कि अपने आसपास का जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमने समझाने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास हमारे या तो मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, जिनसे हम संबंध रखते हैं वो भी हमारी विदेश नीति है, और जिनसे नहीं रखते हैं वो भी हमारी विदेश नीति का एक पार्ट है। और जिनसे हम ना तो संबंध रखते हैं तो उनसे संबंध से भागते भी नहीं हैं, तो उनसे हमारी नमस्कार है, वो भी हमारी एक विदेश नीति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम एग्रीमेंट जो हमने किए हैं, चाहे वो शिमला समझौता हो, आपने जिनेवा कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा, ये तमाम कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स या जिनको हम ट्रीटी भी कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, इन तमाम कन्वेंशंस
ट्रीटी या एग्रीमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक बार और विदेश नीति बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली ये विदेश नीति का जो है क्या था, भारत की विदेश नीति का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और इसको एक बार ज़रूर जो है ध्यान से देखें और इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो इसके पहले वाला वीडियो भी देखें, ताकि पहले अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमारे इस चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।